हमारा जो टॉपिक है वो बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है फ्रॉम बहुत सालों से। और ये नहीं कि आज ही कंट्रोवर्सी में रहा है बीजेपी के टाइम पे, ये कांग्रेस में भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। तो अगर हम देखें मुस्लिम औरतों की सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन, तो उसके लिए हमें बहुत अटेंशन चाहिए इस टॉपिक पर। फर्स्टली उनका ये मुद्दा एक ऐसा रहा है जहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं पहुंची है। ज़्यादातर औरतें जो मुसलमान हैं वो इलिटरेट हैं, या फिर जो इलिटरेट नहीं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं हुआ है या फिर उनका रिकॉग्निशन नहीं हुआ है। हमने जनरली एज अ कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं या सोसाइटी ने क्या करना स्टार्ट करा है कि हम ये जितने भी इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं, हमने रिलीजन को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया है, कुरानिक वैल्यूज को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया है, फॉरगेटिंग that what was the situation of women in pre-era Islam, and it was around 1400 years now Islam came, and then it was a religion which liberated women. एक ऐसा ही अकेला एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे women की डिवोर्स, मैरिज और उसकी इनहेरिटेंस और बाकी सारी राइट की भी बात हुई है। तो ये एक एट द मोमेंट जो ट्रिपल तलाक ने और मेंटेनेंस, दो बहुत बड़े इश्यूज हैं जहाँ पे औरतों का बहुत बड़ा इसको एक वोट बैंक तरीका यूज करा गया है। इसका रीजन मैं खाली ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करूंगी, इसका ब्लेम जाता है हमारे जो कुरानिक इंटरप्रेटर्स रह चुके हैं या जो सोसाइटी में रहे, कोई विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है। जो भी लॉज बनाए गए, जो भी लॉज हैं, उनको मेल ने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया, चाहे वो लिबरल पार्टीज हो, चाहे वो मुस्लिम बॉडीज हो, उन्होंने अपने तरीके से बनाया और उसको एक तरीके से वोट बैंक की तरह यूज करा। उसके बाद एक 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 ऐसा नैरेटिव भी स्टार्ट होता है जो मीडिया से है। मीडिया ने भी अपने तरीके से इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाया। तो अब हम एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जाता है मुसलमान औरतों को, उनकी लिटरेसी को, उनकी इग्नोरेंस को। अगर हम देखा जाए साउथ एशिया में, जो स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, उसमें 51.1% जो औरतें हैं लिटरेट हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 36% हैं, और बांग्लादेश में जो है 35% है। ये डेटा लिया गया है प्रेस इंटरनेशनल रिपोर्ट से, जो वुमेन की सिचुएशन बताती है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन्होंने सर्वे करा क्रॉस साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी में, उनको ये बताया गया, उनको इस रिपोर्ट से ये पता लगता है कि फैमिली में सोशल कंस्टिट्यूट इस तरीके से करा गया कि मैन सपोज टू गो आउट, ही हैज टू वर्क, he has to be economically financed, wherein women has to stay at home and rear children. अगर हम इंडिया की बात करें, एक 2006 में एक रिपोर्ट आई थी, सच्चा कमिटी रिपोर्ट, वो काफी सबको पता भी होगा इस रिपोर्ट के बारे में। वो रिपोर्ट बोलती है कि जो मुसलमान औरतों, मुसलमान आदमियों की जो सिचुएशन है, चाहे वो रिलीजन, चाहे वो एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट में हो, वो दलितों से भी पीछे लैग बिहाइंड करते हैं। ये इसको ब्लेम करा गया है रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट, you are a Muslim, you are being discriminated because of that in the society. Then further discrimination comes when you're a Muslim woman. तो एक तरीके का ये डबल मार्जिनलाइजेशन हुआ, डबल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, that you keep fighting within the, it's a fight within the fight. First you fight with the family to आपको बाहर जाके पढ़ना है. When you go out, you'll see the environment, what is happening, you will fight with the kind of narrative which has been built in the society about Islam and about how Muslim society works. So it's always a fight within the fight. अगर अब देखा जाए 2011 के सेंसस वगैरह, इन सारे सेंसस को देखा जाए,
तो among Muslims 17.16% are higher dropout अगर हम दूसरी रिलीजन से कंपेयर करें। सिर्फ 25% जो बच्चे हैं 6 से लेके 14 के बीच में वो वाकई में स्कूल जाते हैं या फिर ड्रॉप आउट हैं कुछ। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कंपेयर करें हिंदू से या क्रिश्चियनिटी से या दलित, जो हिंदू दलित हैं उनमें सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट जो है वो मुसलमानों का है। तो बाकी देख एक जब राइट टू एजुकेशन, हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आया था 86 अमेंडमेंट से, जिसने एजुकेशन को मैंडेटरी करा था। 6 से लेके 14 के बीच में हर औरत और आदमी, हर बच्ची का अधिकार है एजुकेशन का। बट इससे क्या हुआ कि पॉलिसीज बनी पर पॉलिसीज मुसलमानों तक नहीं पहुंची। एक आया था सब शिक्षा अभियान, it's a program which was in Congress and this policy was actually made in 2002 but it was basically implemented in 2010. So इसका कोई डेटा भी बहुत, अगर हम जो भी डेटा हम लेते हैं सच्चा कमेटी का रिपोर्ट हुआ या सेंसस 2011 का डेटा है, वो बहुत अंडरमाइंड डेटा है। अगर आप देखा जाए तो कितनी लोग होते होंगे व्हेन यू से कि आप पढ़े लिखे हैं, कितनी औरतें बोलती हैं उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुरान पढ़ ली है तो वो एजुकेटेड हैं, तो और वो या तो पार्शली एजुकेटेड है जिसने से क्लास 10 भी नहीं करा है या फिर क्लास 8 करके ड्रॉप आउट हुआ है, या आलिम है, कुछ फाजिल हैं, या उन्होंने मदरसे में पढ़ा है, या काफी ऐसी हैं जो रिलीजियस एजुकेशन ली है फिर उसके बाद स्कूल नहीं गई हैं, खाली मदरसे में पढ़ा है। तो उनका रिकॉग्निशन भी बहुत इम्पोर्टेंट था बट नहीं हो पाया। किस तरीके से ये गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज है शायद नहीं पहुंच पाई मुसलमान औरतों तक। तो अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो बताता है कि मुसलमान औरतों की जो लिटरेसी रेट है 51.9% है और हिंदू औरतों का जो है 55.9 है और क्रिश्चियन वुमेन का 71% है। तो अगर 2011 से हम कंपेयर करें अभी तक कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। अगर हम सबसे ज्यादा स्टेट्स को देखें तो सबसे ज्यादा इलिटरेसी है जो हरियाणा में है, यूपी में है। इसका वर्क काफी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया औरतों के अपलिफ्टमेंट का, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, पर उनका भी यही हुआ कि वो मुसलमान औरतों तक नहीं रीच कर पाए। तो मैं पूरी सिचुएशन को मैं ये कहना चाहूंगी दैट वी शुड कीप इन माइंड, I am really inspired by how Sir Syed Ahmed Khan laid his foundation to impart education. He said in one of his speech that अगर आपको आगे बढ़ना है या compete करना है दूसरी कौमों से, आपको अपने एक हाथ में कुरान रखनी पड़ेगी, दूसरी हाथ में आप वेस्टर्न एजुकेशन रखनी पड़ेगी to compete, and to excel in the science you have to have knowledge of both. तो इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि इलिटरेसी की वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। अगर हम हिस्ट्री से आज तक देखें सिर्फ 8% पार्लियामेंटेरियन औरतें हैं, जो 8% मुसलमान औरतें हैं जो पार्लियामेंट में जा चुकी हैं। ये इंडियन पॉलिटिक्स का वो है। Even though 74 अमेंडमेंट 1992 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे बोला था कि औरतों को रिजर्वेशन होगा, 1/3 रिजर्वेशन होगा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, जैसे पंचायत में, सरपंच में, या फिर कोई भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस हो रहे हैं। बट अगर आप देखें तो मुसलमान औरतों को इलेक्ट तो कर देते हैं कि हाँ आप सरपंच के इलेक्शन में खड़ा जाओ, बट उनका डिसीजन मेकिंग रोल बिल्कुल नहीं रहता है। उनको सिर्फ ऑन द पेपर दिखाते हैं कि हाँ हमने इलेक्ट कर दिया है, बट उनको पीछे रखा जाता है और आदमी ही सारे डिसीजन लेते हैं। तो एक इसका मसला ये भी है कि हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का ये भी आता है कि हमारे पास एक आइकॉनिक ग्लोरीफाइड फिगर होने के बावजूद भी हमें उनके बारे में बताया नहीं जाता, उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। कितनी औरतें हैं जिन्होंने जो ओल्डेस्ट स्कूल यूनिवर्सिटी है मोरक्को में, वो एक और मुसलमान औरत ने स्टार्ट करी थी।
हमें कितने अरुणा आसिफ अली हैं, रजिया सुल्तान है जो हम सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज है, या नूर इनायत जैसी औरतें हैं, उनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें बताया नहीं गया है। जब हम स्कूल में थे हमने ज्यादातर ग्लोरीफाई करा है नॉन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को, सरोजिनी नायडू को और बहुत सारी अलग अलग औरतों को, बट हमें बहुत कम बताया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है इसके बारे में। तो एक ऐसा भी मुद्दा आता है कि हमने रिलीजन को और एक सोसाइटी के कल्चर को ओवरलैप कर दिया है। उनको लगता है कि जो रिलीजन है, वो जो कल्चर है वो रिलीजन है। इस्लाम ने क्या करा, इस्लाम जो है, इस्लाम ने प्रमोट करा है इक्वालिटी, बट लोगों, आदमियों ने और सोसाइटी ने उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंटेशन करा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है। जेंडर थ्योरी एक रिसेंटली फेमिनिज्म मूवमेंट इवॉल्व हो रहा है, वेयर विमेन आर टेकिंग पार्ट एट द मोमेंट, पर पहले बहुत स्लो था, औरतों को इतना आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, बट विद सोसाइटी विमेन आर चेंजिंग। और तो अगर आप देखा जाए तो इस चीजों को हम, अगर औरत के हुकूक हैं या काफी सारी राइट्स हैं, अगर हम इनको बताना चाहते हैं, सबसे बड़े मसले क्या आते हैं कि हम रीच आउट करना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, उनको मीडिया में, जैसे ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एक तरीके यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम औरतों को अवेयरनेस देते हैं। इसी तरीके से विमेन को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। फैमिली इंस्टीट्यूशन में डिसीजन मेकिंग पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रल रिफॉर्म जरूरी है हमारी कंट्री में कि वुमेन का रिजर्वेशन हो, एफर्मेटिव एक्शंस हो, जैसे हमें रिजर्वेशन दिया जाए पार्लियामेंट में, या यूनिवर्सिटीज में और मुसलमान औरतों के लिए और यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं, स्कूल्स बनाए जाएं जहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाए। इससे इसका ही यही हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि इन सारी चीजों के मुद्दे, तो एक बहुत सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इस टाइम पे ये भी रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है एट द मोमेंट। मीडिया ने, गवर्नमेंट ने और लोगों ने, लेफ्ट लिबरल या राइट विंग कह लें या किस तरीके से भी कह लें, उन्होंने क्या करा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया लॉ को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। बट जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इट हैज कम आउट ऑफ फिक्ह, वो शरिया लॉ नहीं है सबसे पहले। तो हमारी औरतों को गवर्न करने के मुसलमान कुछ लॉज हैं जो सेक्युलर इन नेचर हैं, जो सारी औरतों को गवर्न करते हैं, जैसे हमारा 125 का मेंटेनेंस सीआरपीसी है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। बट जो खाली मुसलमान औरतों के लिए है वो है डोमेस्टिक जो है हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, जहाँ पे हमारा तलाक गवर्न होता है, इनहेरिटेंस गवर्न होती है और हमारे मैरिज गवर्न होती है। तो मैं आप में जितने भी लॉज हैं एक एक करके आपको बताऊंगी। फर्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट से पहले मैं थोड़ा पॉलीगैमी का सब्जेक्ट लेना चाहूंगी, जो बहुत इस टाइम पे एक तरीके कंट्रोवर्सी रही है। तो एट द मोमेंट देखा जाए, अगर कुरानिक वर्सेस से भी देखा जाए कि जो पॉलीगैमी एक्सेप्शनल केसेस में आप कर सकते हैं, वेयर इन कुरान सेज दैट आप पॉलीगैमी, आप दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब अपनी वाइफ्स को आप इक्वल स्टेटस दे सकें या इक्वल जस्टिस दे सकें। वेयर इन कुरान आल्सो सेज दैट इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी इम्पॉसिबल दैट अ मैन कैन नॉट गिव जस्टिस टू ऑल द वुमेन। सो इन दैट वे द पर्पस अगर देखा जाए पॉलीगैमी का जो था, उनको जो वुमेन को हेल्प करने का, जो डिस्ट्रेसफुल वुमेन है, जैसे विडोज हैं या ऑफेंस हैं या जिनका इनजस्टिस हो रही है, वो हैं। बट एट द मोमेंट उसको मीडिया ने ऐसे रिप्रेजेंट करा है कि ये मैंडेटरी चीज है, हर आदमी करता है ये। पर अगर आप देखा जाए, अगर आप मीडिया में ही देखें, जितने एक्टर्स हैं, धर्मेंद्र जैसे एक्टर या और भी सारे एक्टर हैं, उन्होंने 2 शादियां करी। हम कितने लोग को जानते हैं कि उन्होंने 2 शादियां करी हैं। तो एक ऐसे नैरेटिव ये मीडिया ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया है। तो अगर अब आती है तलाक की बात, औरतों को
तलाक की राइट दे रखी है दो तरीके से, खुला से और मुबारक से। जो खुला जो है, इट इज जो ये विमेन ऑफर करती है, और इन दैट वे शी हैज टू गिव अप हर डावर, and it is mandatory for a husband to accept that offer. So आप अगर देखा जाए और रिलीजन से और हमारे रिलीजन में, तो एक मुस्लिम ऐसा रिलीजन है जहाँ पे women को राइट है टू गिव डिवोर्स। सिमिलरली मुबारक है where the women and man mutually come to the consideration of getting divorce. अब जो एक्ट है मुस्लिम रेजोल्यूशन ऑफ वुमेन एक्ट, वो बताता है कि औरतों को तलाक देने की राइट है। सेक्शन 2 है जो हमारा, वो बताता है कि विमेन तलाक दे सकती है या ले सकती है। उसके ग्राउंड्स हैं, फर्स्ट, अगर आपका हस्बैंड 4 साल से उसका वेयर अबाउट पता नहीं है, ऐसी कंडीशन में वो तलाक दे सकती है। जहां पे अपना उसका हस्बैंड 2 साल से ज्यादा उसको 2 साल से ज्यादा उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, या वो 7 साल से ऊपर इम्प्रिजमेंट है, या फिर वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं पूरी कर रहा है 3 साल से ज्यादा, या हस्बैंड इंसेन हो चुका है फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 2 years, या फिर वो उसकी शादी माइनर थी तब हुई थी, तब वो मेजर हुई, उसको रियलाइज हुआ she wants to come out of the marriage, she can file the divorce, and husband उसको क्रूरटी से ट्रीट करता है। ये जो हैं, वो मैं बात कर रही हूँ रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्ट के बारे में बता देती हूँ कि रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में तो ये रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का ये है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो तलाक को डिफाइन करता है, किस किस कंडीशन पे विमेन तलाक ले सकती है। एक रिसेंटली केस हुआ था शेरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 में आया था ये केस, wherein this case सब लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था या इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। ये जनरल परसेप्शन है, बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने के 2 जजेस ने बोला था कि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। एक जज ने बोला था कि ये अनइस्लामिक प्रैक्टिस है, दूसरे जज ने बोला था, 2 जज ने बोला था कि ये वैलिड प्रैक्टिस है, जहां से ये 1400 साल से आ रही है। पर अगर लार्जर व्यू देखा जाए तो कोर्ट ने ये बोला था कि इसको सेट असाइड कर दिया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करा था, उसको सेट असाइड कर दिया था। सेट असाइड मतलब ये वॉइड, मतलब ये इसकी एग्जिस्टेंस ही आज के उसमें नहीं की जाएगी। और इसका डिबेट तो बहुत सारे उलमास भी कर रहे हैं, और राइट विंग सोसाइटी भी और लिबरल सोसाइटी भी, कि ये ट्रिपल तलाक है या नहीं। बट इसको कैसे यूज करा गया पॉलिटिकल एज ए एजेंडा से, कि एक एक्ट आया गया, उसमें एक एक्ट आया मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज, जहां पे उसको आदमी को क्रिमिनलाइज कर दिया तलाक देने के बाद। अब इसमें सबसे फनी बात ये लगी मुझे कि पहले तो आप किसी को पहली चीज, आप जो चीज वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, अभी भी वो हस्बैंड वाइफ हैं, बिकॉज ट्रिपल तलाक इज काइंड ऑफ नॉट वैलिड, आप उसको उस चीज के लिए पनिश कर रहे हैं, 3 साल की पनिशमेंट चीज के लिए कर रहे हैं जो वैलिड ही नहीं है। फिर एक्ट ये भी बोलता है कि आदमी को अपनी औरत को ट्रिपल तलाक की पीरियड में, जब भी वो है 3 साल जो भी है, उसको मेंटेन करना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, जब हस्बैंड जेल में है, वो कैसे मेंटेन कर सकता है अपनी वाइफ को? आपने तो उसको जेल भेज के उसका कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही तो तोड़ दिया। अब वो हस्बैंड जेल में चला गया, उसके बाद आके उनके जो बीच का जो रिलेशनशिप था वो वैसे ही चला गया। ट्रिपल तलाक तो वैलिड, तलाक भी नहीं होके उनका रिलेशनशिप टूट गया। एक ये मसला सिर्फ आदमियों का भी नहीं, औरतों का भी मसला है। अब सोचिए, एक तलाक, ट्रिपल तलाक अगर उसने दी या नहीं दी,
एक रूम के अंदर हुई जहाँ पे कोई नहीं था. Now the poor woman have to prove that the triple talaq had happened, and she has to declare it. Yes, तो prove करना पड़ेगा. And magistrate के पास पावर है कि वेदर उसको पास कोई रीजनेबल ग्राउंड मिलेगा तभी वो उसको बेल देगा, नहीं तो नहीं बेल देगा. तो ये प्रोसेस जो है वो खाली आदमियों के लिए नहीं, वो औरतों के लिए भी बहुत हार्श प्रोसेस है. अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की. जो औरतों को, मुसलमान औरतों को मेंटेनेंस एक इस्लामिक लॉ के प्रेवलेंस से मिलती है. उसको नफका भी बोलते हैं. It arises out of 3 reasons. First, either you are married to someone. Second, out of relation where it's your father or your son. And third is through inheritance. That is your property that you get from either from your husband or father or anybody. So आपकी जो maintenance है इसमें Muslim women protection on divorce, वो फूड की है और लॉजिंग की है और बहुत सारी चीजों की है. 1978 से पहले औरतों को मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलती थी. बहुत सारे जजमेंट आए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, प्रिवी काउंसिल के, जहां पे उन्होंने बोला कि औरतों को मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलेगी, विच इज योर 3 months. वेरिन एक कंट्रोवर्शियल, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल केस रहा था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम. इसको शाहबानो केस भी बोलते हैं. जहाँ पे ये शाहबानो थी, ये 78 इयर्स की थी, मुसलमान औरत थी. उनके हस्बैंड ने उनके 5 बच्चे थे और उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी. इन दैट वे उन्होंने घर से निकल गई, वो अलग रहने लग गई. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, क्या मुसलमान औरत इद्दत पीरियड के बियॉन्ड मेंटेन हो सकती है या नहीं हो सकती है. हाई कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो औरत को बोलता है कि 3 month तक ही आप मेंटेन कर सकते हैं औरत को इद्दत पीरियड तक, वो एक वायलेशन है औरतों के राइट के लिए. तो औरत है जो अपने आप को मेंटेन कर सकती है 125 CRPC as well as under Sharia law. उन्होंने ये बोला कि जो मुसलमान औरत है वो एक बार इद्दत पीरियड होने के बाद अपने आप को मेंटेन करवा सकती है अपने हस्बैंड से, because that's her right. This judgment created havoc in the country, where All India Muslim Person Law Board उसको बहुत क्रिटिसाइज करने लगा इस जजमेंट को. और इसके बाद एक एक्ट आया जो मैंने आपको बताया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986. जो ये एक्ट है, ये बोलता है, ये बेसिकली राइट देता है औरत को मेंटेन होने की, चाहे वो डिवोर्स्ड वुमेन को, चाहे वो उससे डिवोर्स दिया हो या ऑब्टेन करा हो या उससे को दिया गया हो डिवोर्स. उसके हस्बैंड के पास उसके पास राइट है अपने हस्बैंड से मेंटेन करवाने की. जो आपका एक है सेक्शन 3, वो देता है राइट वुमेन को अपने हस्बैंड से मेंटेन करवाने की. अगर उसका हस्बैंड नहीं मेंटेन कर सकता, देन द राइट फॉल्स ऑन द फादर. अगर फादर मेंटेन नहीं कर सकता है उसको, उस औरत को, डिवोर्स वुमेन को, then the right fall before your relative. Then relative has to maintain, or is there any property from which she has to be maintained. जब माँ बाप गरीब हैं या हस्बैंड गरीब है, रिलेटिव कोई है नहीं, प्रॉपर्टी कोई है नहीं, in that condition वक्फ बोर्ड has to maintain her. ये बहुत कम लोगों को पता है कि वक्फ बोर्ड के पास भी पावर होती है ऐसी मजनून औरतों को, या जो गरीब औरतें हैं, जिनके डिवोर्स हो गए हैं, जो अपना को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, उनको मेंटेन करने की. नाउ एक केस आया था, दानियल लतीफ केस. ये बहुत कंट्रोवर्शियल केस रहा है. अब ये क्वेश्चन आता है, क्या बियॉन्ड इद्दत पीरियड क्या हस्बैंड के पास हस्बैंड लाइबल है उसको मेंटेन करने के लिए.
जो डैनियल लतीफ जो केस आया था उसमें कोर्ट ने बोला था कि रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन देखी जाएगी औरत को मेंटेन करने के लिए। जो हमारा एक्ट बोलता है विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, जो हमारा एक्ट है मुस्लिम विमेन एक्ट, वो बोलता है विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, बट जो वर्ड विद इन है उसको बहुत लिबरल तरीके से बताया गया, कोर्ट ने रिप्रेजेंट करा और उसने बोला कि विद इन को आप पढ़िए ऑन और बिफोर, और ऑन बिफोर पढ़िए, उसके बाद भी अगर वो मेंटेन नहीं कर सकती अनलेस शी रीमैरी समबडी, अगर औरत दूसरी शादी कर लेती है वहां पे आप अपना मेंटेनेंस स्टॉप कर सकते हैं। तो ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहे हमारे मुस्लिम लॉ को ले डाउन करने में। एक ये भी है कि अगर नाउ द क्वेश्चन इज, बहुत सारी औरतें जो हमारे पास आती हैं वो बोलती हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में जाएं करें या 125 में करें। 125 जो है वो सबके लिए गवर्न करता है, जो है हिंदू हो या मुस्लिम औरत हो, बट 125 में एक ये है कि अगर आपको अगर किसी को अपने हस्बैंड से 125 ऑफ CRPC के अंडर मेंटेनेंस चाहिए, इन दैट वे शी हैज टू गिव एन एफिडेविट, there has to be a combined affidavit from the husband और वाइफ की तरफ से कि हमें 125 में 125 ऑफ CRPC में मेंटेन होना है, नहीं तो हमें मुस्लिम लॉ से गवर्न होना है। तो ये हमारे दो पर्सनल लॉज हो गए, पर कुछ कुछ ऐसे भी केसेस हैं, अभी भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या औरत मेंटेन हो सकती है या नहीं इद्दत पीरियड के बाद। कुछ सुप्रीम कोर्ट के ने जजेस ने बहुत लिबरली उसको देखा गया, बोला कि कुरान जो है वो वुमेन जस्टिस के बारे में बात करती है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करती है, इन दैट वे वुमेन हैज टू बी, वो मेंटेन होनी चाहिए बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी। बट कुछ जजेस ने बहुत स्ट्रिक्टली इसको इंटरप्रेट करा गया, बोला कि खाली विद इन जो 3 मंथ का पीरियड है वहीं तक ही वो मेंटेन होगी। तो अगर हम बात करें एक, अब हम आते हैं, मैं आपको एक शेरा, लाइक नॉट टू मेनी पीपल नो कि जो शेरा बानो को ट्रिपल तलाक जो केस आया था उसके फैक्ट्स बहुत कम लोगों को पता है। उनको लगता है कि वो ट्रिपल तलाक का केस है, वो बेसिकली ट्रिपल तलाक का केस नहीं है, वो एक कॉन्जुगल राइट का केस है। उस केस में क्या हुआ था कि ये शेरा बानो जो हैं, मीडिया ने जो दिखाया है कि ट्रिपल तलाक का केस है जहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दे दी और इस वजह से मुसलमान औरतें को बहुत डिस्क्रिमिनेटेड हैं और आदमी बहुत दबाते हैं। जो डेटा आया बहुत सारी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से, वो डेटा पता नहीं कहाँ से आया, ये मुझे अभी भी इसका बहुत डाउटफुल लगता है ये डेटा कहाँ से आया। बट अगर आप देखा जाए कि उसका बेसिकली फैक्ट क्या था कि एक औरत है शेरा बानो, उनके 2 बच्चे थे, 11 साल का बच्चा था, एक 12 साल का बच्चा था। 2015 में वो अपने घर छोड़ के चली गई। उसके बाद क्या, उनके हस्बैंड, शेरा बानो के हस्बैंड उनको बार बार बुलाते थे कि आप घर आ जाइए। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे सेपरेट होम चाहिए, मैं अलग रहूंगी। 2015 में उन्होंने कॉन्जुगल राइट की एक एप्लीकेशन डाली। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट होती है जहां पे कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस को अपने घर, मतलब बोलता है कि आप हमारे साथ वापस रह लीजिए। हस्बैंड ने वो करा इलाहाबाद में। शेरा बानो ने एप्लीकेशन डाली, बोला कि इसको ट्रांसफर कीजिए काशीपुर में, क्योंकि वो काशीपुर रहती थी अपने फादर के पास। तो उसने, हस्बैंड ने विड्रॉ कर लिया। हस्बैंड ने इन दिस केस एक डिवोर्स लेटर भेजा वाइफ के घर पे, ट्रिपल तलाक नहीं दी, उसको भेजा कि मुझे आपसे तलाक चाहिए और मैं अलग होना चाहता हूँ। अब इस पूरे मुद्दे को, ये ट्रिपल तलाक का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये ट्रिपल तलाक का केस था ही नहीं। जब ये सुप्रीम कोर्ट गया, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आई और उन्होंने इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी। जो मेन उसका केस का जो फैक्ट थे वो चेंज करके ट्रिपल तलाक कॉन्सेप्ट में बन गई। इट बिकेम द फाइट
with the Muslim law. I'm not for the, it's a good decision that triple talaq was never a constitutional part of the Quran, which is fine, but how the religion has been portrayed is extremely bad. कितने, अगर जब हम मुसलमान औरतों की बात आते हैं, कोर्ट का रिएक्शन बहुत अलग होता है, और हिंदू औरत का देखा जाए तो बहुत अलग होता है. जैसे केसेस आए, एक केस में हिंदू औरत सिंदूर नहीं पहनती थी, अपना मंगलसूत्र नहीं पहनती थी, कोर्ट ने और उसके हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल करा, बोला कि ये क्रूरल्टी है ऑन द पार्ट ऑफ द हस्बैंड. इन दैट वे हस्बैंड के फेवर में आया कि हाँ, वुमेन गलत कर रही है, शी डजंट वांट टू स्टे इन द मैरिज. एंड वेरिन अगर आप देखा जाए मुसलमान औरतों के केसेस, कोर्ट बहुत उसको पॉलिटिसाइज करता है. जुडिशरी जो है इस टाइम पे मुसलमान औरतों को एक तरीके विक्टिमाइज कर दिया है, उनकी राइट को प्रोटेक्ट नहीं करा है, उनको विक्टिमाइज कर दिया है. तो अगर मैं दूसरे केसेस की बात करूं, रादर देन मुस्लिम पर्सन लॉ हुए जितने भी हमारे हैं, बाकी ऐसे भी जो एक्ट हैं जो सेक्युलर इन नेचर हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसको ज्यादातर लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं. तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, चाहे आपका फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, वर्बल हो, इमोशनल हो, इकोनॉमिकल नेचर का हो, या हस्बैंड आपको इकोनॉमिकली मेंटेन नहीं कर रहा हो, या उस वुमेन को ऐसा एप्रीहेंड हो कि उसकी सेफ्टी नहीं है, उसके लिए एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है. जब वुमेन को ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअली, मतलब अगर वो हो रही है, तो वो अपने हस्बैंड से एक शेयर्ड हाउस होल्ड मांग सकती है, वो अलग रह सकती है. ये एक्ट उसको ये पावर देता है. पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी इसको बहुत गलत तरीके से बोला है कि जो औरत है वो ऑल्टरनेटिव होम जो है अपने सिर्फ हस्बैंड से मांग सकती है, अपने इन लॉ से नहीं. बट अगर उस केसेस में क्या होगा, जब हस्बैंड शादी के बाद हस्बैंड अपने घर पे एक कॉमन हाउस होल्ड में लेकर आए, इन दैट वे उसका क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका बहुत गलत जजमेंट दिया, बोला कि वुमेन कैन ओनली आस्क द मैन ओनली फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में से मांग सकती है और उससे अलग नहीं मांग सकती है. शेयर हाउस होल्ड, कंबाइंड हाउस होल्ड नहीं है. इसमें अगर वुमेन को के घर पर उसका बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं, अगर उसके साथ बुरा हो रहा है या उसको बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह एक पुलिस एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है. वो 498 में एप्लीकेशन डाल सकती है, एक लेटर लिख सकती है. एनजीओ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, जहाँ पे अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में वो लिख सकती है, या पुलिस में कंप्लेन कर सकती है 498A में. और ये है, तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उसको काउंसिल करे, वेलफेयर एक एक्सपर्ट दे और उसको मेंटेन करे. कुछ चीजों में ये है कि कुछ औरतें बहुत गरीब होती हैं, वो अपने आप कैसे, क्योंकि जो वकील होते हैं वो नहीं एफोर्ड नहीं कर पाती काफी, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी बना है, नेशनल नालसा भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, और आपको मैजिस्ट्रेट रेस्क्यू करवा सकता है इन सारे उससे. और मैजिस्ट्रेट के पास पावर भी है कि वो आपको एक सेपरेट होम दिलवा दे, रेंटेड अपार्टमेंट दिलवा दे उनके अपने हस्बैंड से. तो मैं इसमें आपको बाद में इसके ईमेल्स और हेल्पलाइन नंबर्स दे दूंगी, जहाँ पे आप चाहें तो इन केसेस में अगर ऐसे केसेस आते हैं आप उनको फोन कर सकते हैं, वो आपके पास आएंगे और अपने सोशल वर्कर्स को भी भेज सकते हैं. इन केसेस में ये भी है कि अगर आप
कोई भी इंसान, कोई भी औरत, कोई भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान औरत, अगर वो एप्रीहेंड कर रही है कि उसका हस्बैंड उसको निकाल देगा या फिर उसको हार्म पहुंचाएगा, तो तभी भी वो डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 17 और 19 में एक एप्लीकेशन डाल सकती है। वो उसके मैजिस्ट्रेट अलाउ कर देगा, बोलेगा कि आप उसको अपने घर रखिए या कोई अपना सेपरेट होम दिलाइए जहां पे सेफली वो रहे। अब आपका आता है 498 498A ऑफ आईपीसी, मेंटल क्रूल्टी और फिजिकल क्रूल्टी के बारे में बात करता है कि कंप्लेन करी जा सकती है। अब हम आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। एक बहुत बड़ा एक ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, अगर मैं इसको बेयर रीडिंग करूंगी तो मुझे वो एक्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड लगता है, जहाँ पे अगर आप देखें कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या। मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता दूंगी तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा, समझ में आएगा। चलिए, हाँ, तो एक अब ये सेक्सुअल हरासमेंट है क्या, तो मुझसे बहुत सारे हर किसी का सेक्सुअल हरासमेंट का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग होता है। हम एवरीबडी इज वर्किंग, हम सब बाहर काम करने जाते हैं एंड देन वी मीट आवर मेल कलीग्स, तो उनका कंडक्ट, अगर आपको लगे वो सेक्सुअल हरासमेंट है, पर अगर हम डेफिनेशन बेयर रीडिंग करें तो वो उनका कंडक्ट सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा, बट इट इज अ वेरी इमोरल एक्ट। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन जो है वो बोलती है कि कोई भी अनवेलकमिंग बिहेवियर और एक्ट जो या वो फिजिकल कांटेक्ट की कोशिश करे या एडवांसेस करे, या फिर वो सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करे, या फिर वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क दे या पोर्नोग्राफी दिखाए, या फिर अनवेलकम फिजिकल गेस्चर दे। नाउ इस सारी चीजों में बहुत बहुत रिस्ट्रिक्टेडली है ये एक्ट। अगर कोई मुझसे बोले, अगर कोई किसी से भी बोले कि अगर कोई हिजाबी लड़की है, तो वो बोले कि अगर लड़का बोले उससे कि आई कांट वेट टू सी यू विदाउट हिजाब, ओके, और उसको बात करते हुए एल्बो पोक करे या कुछ इस तरीके से करे, इन दैट वे क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आता है या नहीं है, ये बहुत डिबेटेबल चीज है। मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बात करी, तो उनका ये है कि ये एक्ट में नहीं आता है। पर अगर मुस्लिम औरत के नजरिए से देखा जाए या फिर एक मोरालिटी से देखा जाए, ये फॉल करना चाहिए। ये बहुत एम्बिगुअस एक्ट है जहां पे बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन को ही सेक्सुअल हरासमेंट करा गया है। हर ऑफिसेज में, हर जगह, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो चाहे जो, एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है जहां पे आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर वो कुछ पीरियड में दोनों को पार्टीज को सुना जाएगा, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं वहां पे। तो मैं सेक्सुअल हरासमेंट पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी, बट मैं इस पे डिस्कस करूंगी कि आपके अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट टॉपिक है क्या, व्हाट इज एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट, वेदर दिस डेफिनेशन कि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क या फिजिकली आपको टच करना या सेक्सुअली आपको कुछ करना या पोर्नोग्राफी ही दिखाना ही सेक्सुअल हरासमेंट है और बाकी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो सकता है। तो एक मैं बहुत केस जानती हूँ, मेरे बहुत एक फ्रेंड के साथ हुआ, जहाँ पे आदमी बोलता है, कलीग बोलता है अपनी दूसरी कलीग से दैट स्टॉप exploding like a rotten whale. अब this question of rotten whale
क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं है। अगर आप डेफिनेशन अगर एक्ट को पढ़ें तो आप नहीं फॉल कर सकते, नहीं कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं सेक्सुअली रिमार्क नहीं है, बट ये बहुत इमोरल सेंटेंस है जहां पे बोलता है कि रॉटिंग लाइक अ वेल। तो इन दैट वे आप क्या कर सकते हैं। ये काफी हम सारी चीजें देखते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग बोल जाते हैं पर वो सेक्सुअल हरासमेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है या नहीं है, बहुत इसका बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है। एक दूसरे भी मैंने कुछ ऐसे भी केसेस करे हैं जहाँ पे एसिड अटैक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे औरतों के ऊपर एसिड डाला जाता है। जो सेक्शन 326A है वो एसिड अटैक की बात करता है और बोलता है कि किसी आदमी ने एसिड डाला है या किसी ने भी एसिड डाला है उसको 10 साल की इम्प्रिजमेंट होगी। अगर आप उसका डेटा देखें तो इंडिया टुडे डेटा ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। उन्होंने बताया है कि 2014 और 2018 में 1483 विक्टिम्स हैं जो एसिड अटैक के हैं, उनमें से सबसे ज्यादा औरतें हैं। एसिड अटैक के गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी बनाई हैं जहाँ पे मिनिमम जो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो 3 लाख कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जहाँ पे वो अपनी एमएलसी के साथ जा सकती है, अपनी एमएलसी अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ, और वहाँ या डीएलएस जा सकती है जहाँ पे वो कॉम्पेंसेशन उसको मिल जाएगा। बट अगर उसको ज्यादा कॉम्पेंसेशन चाहिए तो मतलब जो कॉम्पेंसेशन है नंबर ऑफ इंजरी आप पे डिपेंड करता है, किसी की 30% है, किसी की 40% इंजरीज हैं। बट काफी केसेस में क्या होता है आपकी इंटरनल, मैंने एक केस करा था जहाँ पे इंटरनल इंजरी थी औरत की, जहाँ पे उसके हस्बैंड ने उसको एसिड पिला दिया था। उसमें उसके देख के नहीं लगेगा कि उसको एसिड पिलाया गया है, बट उसका जो थ्रोट है, उसका फूड पाइप है, वो जल गया था। तो हम गए डीएलएसए ने बहुत मुश्किल से, पहले तो हमने इनको प्रूव करा कि इंटरनल इंजरी है, फिर क्योंकि परसेंटेज नहीं है ना उसकी इंजरी की, क्योंकि इंटरनल इंजरी है, परसेंटेज आप एक्सटर्नल प्रूव कर सकते हैं, इंटरनल बहुत मसला होता है प्रूव करने में। तो हम डीएलएसए ने उसको 3 लाख रुपए दिया, तो हम चाहते थे कि उसको 10 लाख रुपए मिले क्योंकि उसकी पूरा फूड पाइप जल गया था। अगर आप देखा जाए इंटरनल इंजरी से अगर उसकी मोर देन 50% ही होगा। फिर हमने हाई कोर्ट में पिटिशन डाली, उसकी हाई कोर्ट में डाली, एक रिट पिटिशन डाली थी, उसमें हाई कोर्ट ने उसको फिर 7 लाख ऊपर से और दिया। तो जो कॉम्पेंसेशन स्कीम्स बनी है, विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम, जहाँ पे औरतें जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम खाली एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए ही नहीं है, बाकी और औरतों के लिए, जैसे रेप विक्टिम्स के लिए भी वो स्कीम दी गई है, या नालसा ने भी बहुत सारी स्कीम बनाई हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट हुए हैं जिनके साथ, या फिर सेक्सुअल पेनिट्रेशन हुआ है, या उनको जलाया गया या एसिड डाल दिया गया, उनके लिए भी उनको कॉम्पेंसेशन मिल पाएगा। तो अब देखा जाए कि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें कि, तो अगर हम इस पूरे प्रेजेंट सिनेरियो को देखें कि औरतों की कंडीशन की वजह, अगर आप रिलीजन को मानेंगे या सोसाइटी को मानेंगे या फिर रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ मेन है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं कि औरतें हमारी आज भी पिछड़ी रही हैं। लॉ बने हैं काफी, उन तक नहीं पहुंचे हैं, स्कीम्स बनी हैं काफी, उन तक नहीं पहुंची हैं। इसका लाइक हम we've learned to blame things, हम क्या जनरली क्या करते हैं, मैंने जितने भी केसेस देखे हैं कि हम और एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, बर्डन दूसरे पे डालना स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है ये जो बर्डन है वो बहुत घरों से ही आता है। मैंने जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखे हैं ना, जहाँ पे ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में औरतें ही रही हैं अकम्प्लिस। मेन अक्यूज पर्सन औरत रही, चाहे डाउरी डेथ के केसेस हैं, चाहे आपके ये जो मैं एसिड अटैक का केस बात कर रही हूँ उसमें भी औरत इन्वॉल्व थी। तो
औरतों को अभी like we can't really blame our society for everything, we can't blame religion for everything, we can't blame government for everything, we can't blame society policies not reaching to us. What we could be blamed for, we could blame like how women have been like मैं ये कहूंगी कि indeed ये तो है फैक्ट है कि we been हमें इन पॉलिसी से इन डेवलपमेंट से दूर रखा गया है. पर अगर हम एक साइड ये भी देखें कि पढ़ने का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रहा है. अगर औरत पढ़ेगी, उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस होगी, उसको बहुत वो आगे बढ़ सकती है. तो बस मेरा इतना ही है कहना.